दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग किसी भी संपत्ति को खरीदते हैं तो वो सिर्फ स्टाम्प के जरिए खरीदते हैं, सिर्फ सेल एग्रीमेंट बनाते हैं और उसी को रजिस्ट्री मानकर उसकी खरीद फरोख्त कर लेते हैं, पोजीशन सौंप देते हैं और इसी तरह से किसी भी प्लॉट, किसी भी मकान, किसी भी जमीन या किसी भी खेत के टुकड़े की आगे से आगे बेचान और खरीद होती रहती है। और ऐसा अक्सर छोटे गांवों में ज्यादा होता है कि वहां पर सिर्फ स्टाम्प के जरिए खरीद बिक्री होती है। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद करने के बाद उसका पंजीयन नहीं कराया जाता, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई जाती। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, बाड़े को, मकान को, कृषि भूमि को स्टाम्प के जरिए खरीद करने के फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं और हमको किस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद करना चाहिए, उसका पंजीयन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये तमाम सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक मकान है जिसको आप खरीद करना चाहते हैं और उसको खरीद करने के लिए आपने एक स्टाम्प लिया और स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करवा ली। लेकिन आपको क्या करना था कि इस मकान की खरीद करने के बाद आपको इसका पंजीयन कराना था, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भरनी थी और स्टाम्प ड्यूटी भरने के बाद आपको इसकी रजिस्ट्री करवाकर फिर इसको लेना था। तो आपने जो मकान खरीदा है उसमें आपने अगर एग्रीमेंट के माध्यम से खरीदा है तो उसमें आपके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में कानून क्या कहता है, आपको इसका पंजीयन करवाना था या नहीं करवाना था और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, इस टॉपिक पर भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई संपत्ति आपने स्टाम्प के आधार पे खरीदी है और अगर आपको उसका फ्यूचर में पंजीयन कराना है तो उसको आपको फर्स्ट पार्टी को ढूंढना पड़ेगा और उसको ढूंढने के बाद ही आपका उसका पंजीयन आप करवा सकेंगे। लेकिन इसका एक तरीका और है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि जिसने आपको एग्रीमेंट के जरिए प्रॉपर्टी बेची है आप उसको पकड़कर पंजीयन करवाएं। तो दोस्तों जैसे कि सबको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त करने के बाद उसका पंजीयन करवाना चाहिए, तो आखिर लोग स्टाम्प पे उस प्रॉपर्टी को खरीदते क्यों हैं? तो दोस्तों अगर इसके कारण हम जानना चाहें तो कारणों में निकल कर ये आता है कि कोई भी ज़मीन मान लीजिए कि 6 लाख की है, 7 लाख की है और जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो उसके पास प्रॉपर पैसों का इंतजाम नहीं है और वो कुछ पैसे देकर उस प्रॉपर्टी को बुक कर लेता है और फिर पैसों का इंतजाम होने के बाद उससे एग्रीमेंट लिखवा लेता है और उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि आगे से आगे एग्रीमेंट के तहत बिकी हुई होती है और जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है उसके पास चैनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, यानी कि कुछ पिछला रिकॉर्ड उसके पास बिल्कुल नहीं होता। तो आप भी जैसे उसने खरीदा है उसी प्रकार से उसका एग्रीमेंट कराकर एग्रीमेंट की बेस पे आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अलावा एक कारण निकल कर ये आता है कि कोई भी दस्तावेज की स्टाम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में शुल्क जमा होता है, पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो काफी लोग इन पैसों को बचाने के लिए भी सिर्फ एग्रीमेंट की बेस पर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद कर रख लेते हैं। अलावा एक कारण और ये निकल के आता है कि जब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है, आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार करते हैं तो बेचने वाला या कई बार खरीदने वाला उनके पास ये समय नहीं होता, बस वो पैसे दिए और प्रॉपर्टी का कब्जा लिया और फटाफट एग्रीमेंट को लिखवा लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो ये सोचकर उस प्रॉपर्टी की वो रजिस्ट्री नहीं करवाते, उसका पंजीयन नहीं करवाते। अब इसमें एक गलती और करते हैं और वो गलती ये होती है कि स्टाम्प कोई भी ले लेते हैं, 10 रुपये का ले लिया, 20 रुपये का ले लिया, 50 रुपये का ले लिया, 100 रुपये का स्टाम्प ले लिया या 500 रुपये का स्टाम्प ले लिया, किसी भी प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प नहीं लेते और मन चाहे स्टाम्प को लेकर उस पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपने एग्रीमेंट की बेस पर प्रॉपर्टी तो खरीद ली, पोजीशन भी उसका ले लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका पंजीयन कराऊं और ऐसी कंडीशन में जब उसका पंजीयन नहीं हो पाता है तो उसके नुकसान क्या हैं, उसका हर्जाना आपको क्या भरना पड़ सकता है या क्या क्या दुविधाएं आपके साथ हो सकती हैं, क्या क्या मुश्किलें आपके साथ हो सकती है। इसमें सबसे पहली मुश्किल जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है और अब आप उसका पंजीयन कराना चाहते हैं तो आप उसकी मान मनवार करेंगे, आप उसको बोलेंगे कि फलां प्रॉपर्टी मैंने आपसे इतने टाइम पहले खरीदी थी और अब आप इसकी रजिस्ट्री करा दो। तो उसके मन में बेईमानी आ जाएगी, वो आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है, वो आपसे काफ़ी रुपयों की मांग कर सकता है उस प्रॉपर्टी के पंजीयन को कराने के लिए और ऐसा होने से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, वो प्रॉपर्टी आपको महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति के नाम से कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आपने एग्रीमेंट की बेस पर खरीद के रख लिया है,
लेकिन समय के साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है। फला व्यक्ति जिसने आपको प्रॉपर्टी बेची थी उसके मन में किसी भी तरह का ऐसा लालच आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच देता है, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति दो दो जनों को, तीन तीन जनों को, कई बार चार चार जनों को भी बेच देते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि उस प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति किसी और को कैसे बेच सकता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का पोजीशन या कब्जा तो मेरे पास है। लेकिन कई ऐसे बदमाश लोग होते हैं जो हेरा फेरी करते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को अन्य व्यक्तियों को बेच उससे पैसा उठा लेते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। और ऐसे बदमाश लोगों का आप क्या बिगाड़ लेंगे, आप तो परेशानी होंगे, हैरेस होंगे और कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। उसको ये भी लालच आता है कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी की उस वक्त वैल्यू 5 लाख रुपए थी और आपने शुरू में उसको 3 लाख रुपए दिए और सिर्फ एग्रीमेंट करवा लिया और आपने सोचा कि 2 लाख रुपए में 2-3 महीने बाद इसको दे दूंगा, और उस व्यक्ति को कोई उस प्रॉपर्टी के 6 लाख देने को, 7 लाख देने को अगर एग्री हो जाए तो उसके मन में ये लालच आ जाएगा कि अगर ज़्यादा बात बिगड़ेगी तो आपको 3 लाख रुपए वो वापस दे देगा और उसको उस प्रॉपर्टी का पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है। और दोस्तों एक मेजर कारण और होता है किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाने के लिए मना करने का, और मना करने वाला व्यक्ति इसलिए मना कर देता है कि एग्रीमेंट पे लिखा-पढ़ी करवाकर उस प्रॉपर्टी को रख लिया, 3 से 4 साल गुजर जाने के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो चुकी है, यानी कि वहां पर भाव बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है, उसका मन बदल जाता है, रजिस्टर्ड करवाने से या इसका पंजीयन करवाने से आपको मना कर देता है। और इसके अलावा कई बार वो व्यक्ति ये भी करता है कि जो प्रॉपर्टी वो बेचता है और उसने स्टाम्प पे खरीद रखा है तो वो उस प्रॉपर्टी पे लोन ले लेता है। वो बेचने के वक्त खरीदने वाले व्यक्ति को उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताता, और जब खरीदने वाला उस संपत्ति को खरीद लेता है और बैंक से जब नोटिस आते हैं तब आपके आंख और कान खुल जाते हैं, आपको धक्का लगता है कि इस प्रॉपर्टी पर तो लोन लिया हुआ है। तो ऐसे में या तो वो लोन आपको चुकता करना पड़ेगा या फिर आप उसको ढूंढेंगे और उससे कहेंगे, तो वो अगर लोन को डिपॉजिट करने से मना कर देता है तो बैंक उस संपत्ति को ऑक्शन करके या नीलाम करके उस लोन के पैसे को वसूल आपकी प्रॉपर्टी से कर सकता है। अब इसमें आपको मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है, आपको जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी उस पे केस फाइल करना पड़ सकता है और इस प्रकार आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है। एक तरफ पैसे भी दिए, संपत्ति भी हमारी नहीं हुई, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये तमाम तरह के नुकसानात हैं किसी भी एग्रीमेंट पर किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के। तो अब इस प्रकार की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर तरीके से ऐसा काम करना चाहिए कि भविष्य में किसी भी तरह के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाए और किसी भी विवाद का और किसी भी ऐसी परिस्थिति का आपको सामना नहीं करना पड़े जिससे आपको परेशानी का मुंह देखना पड़े। तो दोस्तों जो सबसे पहली सावधानी या ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि जिस भी किसी संपत्ति को आप खरीदें, चाहे वो स्टाम्प बेस पे हो, तो आपको खरीदते वक्त तुरंत प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को पंजीयन करवा लेना है, चाहे हमें स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़े, लेकिन बिना पंजीयन की प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको बचना चाहिए। अब कई बार जैसे कि स्टाम्प वैल्यू पे हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसका कारण जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपके पास प्रॉपर पैसा नहीं होता है और आप शुरू में कुछ पैसा देकर एग्रीमेंट करवाकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और बाकी का पैसा बाद देने की सोचते हैं। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उस व्यक्ति को कैसे भी करके उसका पूरा भुगतान उसको करके उससे उस चैप्टर को क्लियर कर लिया जाए और उससे उस प्रॉपर्टी का पंजीयन करवा के ही आप खरीदें। और आपको ये लगता हो कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप शुरू में 2-3 लाख जो भी आप देना चाहें वो देकर एक अलग से एग्रीमेंट और कर लें कि इस व्यक्ति से इतने रुपए में ये प्रॉपर्टी मैंने आज खरीदी है और बाकी का पैसा इतने दिन बाद देना तय हुआ है और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को मैं पंजीयन करवा लूंगा। उससे वो व्यक्ति बाउंड रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य को नहीं बेच सकेगा। इसके बाद जो सावधानी आपको रखनी है, जिस चीज से आपको बचना है वो ये है कि एग्रीमेंट पे आप लिखा पढ़ी कराएं तो उस एग्रीमेंट की प्रॉपर स्टाम्प वैल्यू आपको उसमें खर्च करनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का स्टाम्प ले लिया, 20 का ले लिया, 50 का ले लिया, 100 का ले लिया या 500 का भी एग्रीमेंट ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर मार्केट वैल्यू का पता करके उस मार्केट वैल्यू की स्टाम्प पेपर उसमें आपको लगाने हैं। और किसी परिस्थिति में
पंजीयन नहीं भी करा सकें तो आपको प्रॉपर स्टाम्प वैल्यू का स्टाम्प लेकर फिर उस पर एग्रीमेंट टाइप करवाना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, शपथ पत्र पे 100 रुपए का स्टाम्प लगता है तो लिखा पढ़ी में किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में भी वो 100 रुपए का स्टाम्प काम में लेते हैं, जो कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी का स्टाम्प नहीं होता है। कई बार लोग 500 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन एग्रीमेंट तक बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मार्केट वैल्यू या डीएलसी वैल्यू का प्रॉपर स्टाम्प लगाना आपको जरूरी है और सरकार को उतने स्टाम्प ड्यूटी आपको चुकाने का आपका फर्ज बनता है। काफ़ी लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो प्रॉपर स्टाम्प नहीं लेते हैं, कोई भी स्टाम्प लिया उस पर लिखा पढ़ी कराई, बेचने वाले के सिग्नेचर कराए और नोटरी कराया और उस स्टाम्प को लाकर अपने घर रख लेते हैं और बाद में उसका जो हर्जाना उनको भरना पड़ता है, बाद की जो तकलीफें उनको सहन करनी पड़ती है, वो उनको पता नहीं होती है। अब कई लोगों को जब समय गुजरने के साथ इस बात का भान होता है कि हमने किसी भी एग्रीमेंट वैल्यू को लेकर उस पर लिखा पढ़ी करा ली और उस संपत्ति को खरीद लिया है, लेकिन अब हम क्या करें, अब हमारे पास क्या रास्ता है, अब हमारे सामने क्या ऑप्शन है। तो इसके लिए प्रॉपर सही तरीका दोस्तों यही है कि आपको उस व्यक्ति से मिलना होगा जिस व्यक्ति से आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसको मिलकर आपको समझा बुझा कर उसको इस बात के लिए राजी करना है कि वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम से करवाने के लिए तैयार हो जाए। काफ़ी लोग सज्जन होते हैं और वो उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद पंजीयन करवाने के लिए एग्री हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे 22 साल के रियल एस्टेट कैरियर में ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं जिनमें पूर्व में बेची हुई प्रॉपर्टी को हमने उस व्यक्ति को समझा बुझा कर उससे रजिस्ट्री करवाई है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आनाकानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं और आपको अनर्गल तंग करते हैं, हाँ भर लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री करवाने नहीं आते। तो इस प्रकार की कई परेशानियों से बचने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि आपको उस व्यक्ति से एग्री करना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या पंजीयन आपके नाम करवा दे। ये सबसे सरल तरीका है आपसी समझाइश से, आपसी रजामंदी से किसी भी प्रॉपर्टी का पंजीयन करवाने का। इससे आप कोर्ट कचहरी के मुकदमेबाजी के सामना करने से बच जाएंगे। अब जो दोस्तों दूसरा तरीका है वो ये है कि आपके पास कोई स्टाम्प लिखा हुआ है और उस पर आपकी लिखा पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को खरीद और बेचान करने की, तो आप उसको कोर्ट के जरिए भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कोर्ट को पेनल्टी जमा करानी होगी। आपने जो स्टाम्प ड्यूटी कम लगाई है उसके हर्जाने के स्वरूप कोर्ट आप पर पेनल्टी दायर करेगा और प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भरने को आपको कहेगा। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो फिर कोर्ट में एक सिविल वाद आपकी तरफ से दायर होगा और कोर्ट इस बात की छानबीन करेगा कि इसमें गलती किसकी है, क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में आपको प्रॉपर्टी बेची है। अगर उस स्टाम्प पर आपने 2 गवाही कराई थी तो उन दोनों गवाहों के बयान होंगे और उनके बयान, आपके बयान और स्टाम्प की लिखा पढ़ी के आधार पर कोर्ट इस निर्णय पे आएगा कि कोर्ट अपने लेवल पर उस प्लॉट या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम करवा दे। तो इस कंडीशन में कोर्ट से अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको फर्स्ट पार्टी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोर्ट उसके बिना ही उस लिखा पढ़ी की बेस पर, उन गवाहों के बेस पर, और अगर आप सही हैं, आपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वास्तव में अगर आप उसके हकदार हैं तो कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा और उसकी रजिस्ट्री कोर्ट के जरिए आप करवा सकते हैं। इसी लिखा पढ़ी को अगर आपने प्रॉपर स्टाम्प पे करवाया हुआ है, ऑलरेडी आपने पूरी गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी पे की हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सिविल वाद दायर करते हैं तो उस सूरत में कोर्ट आपसे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं वसूलेगा और प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भरी होने की वजह से कोर्ट आपके सपोर्ट को आगे आएगा और आपके पक्ष में उस रजिस्ट्री को करवाने का फैसला जारी करेगा। तो दोस्तों, ये तमाम तरह की कठिनाइयाँ अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्रॉपर स्टाम्प वैल्यू चुकाकर नहीं करते हैं तो आपके सामने आ सकती हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त सिर्फ आपने स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके की है और उसकी स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं चुकाई है और उसका अगर आपने पंजीयन नहीं करवाया है तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। इससे बेहतर है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी को जब तक वो पंजीयन न हो आपको नहीं खरीदना चाहिए और अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से पंजीयन करवा कर फिर उसके बाद खरीदना चाहिए। और आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो कि सिर्फ स्टाम्प पे खरीद की गई है तो आपको जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर चुकाकर उसका पंजीयन करवाने का सोचना चाहिए ताकि आप भविष्य में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकें और किसी भी मुश्किल से बच सकें। दोस्तों, हमारा टारगेट यही है कि हम सामाजिक रूप से
सभी व्यक्तियों को जागरूक कर सकें ताकि प्रॉपर्टी में होने वाले धोखे से वो बच सकें। तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।